Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. सो बिफ़ोर आई प्रोसीड स्टूडेंट्स, आप सबको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सबको पता होगा कि आजकल मैं पैरेलली करंट अफेयर्स भी करा रहा था फॉर अपकमिंग APSC प्रीलिम्स। इस कारण से ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया, इसका टाइमिंग ख़राब हो गया। कभी कभार मैंने कुछ कम टॉपिक्स लिए, थोड़ा शॉर्ट में लिया कुछ टॉपिक्स, लेकिन अब वो करंट अफेयर सेशन ख़त्म हो चुका है। तो आज के बाद अब वापस से हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में लिया जाए और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ और टाइमली लाया जाए। जैसे आज भी आप देख रहे हैं काफ़ी लेट हो गया, रात के 9:30 बजे ये सेशन रिलीज हो रहा है बिकॉज आई वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। टॉपिक भी बस आज मैंने 3 लिए हैं, लेकिन अब मैं टॉपिक्स भी ज़्यादा लूँगा और थोड़ा डिटेल में भी लूँगा। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट किगाली अमेंडमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें अपने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर समझना होगा। आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। द फर्स्ट लेयर इज़ जो हमारे अर्थ से बिल्कुल अर्थ सरफेस से एडजेसेंट है वो लेयर, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। जो भी वेदर फिनोमेनाज होते हैं, चाहे क्लाउड या विंड, ये सब कुछ इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे ये सब वेदर फिनोमेना जैसे कि क्लाउड, विंड, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता। स्ट्रेटोस्फेयर जो इसके ऊपर वाला लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर की खासियत ये है कि इसमें ओजोन लेयर होता है। ओजोन ब्लॉक्स द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। इट डज नॉट अलाउ दिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस टू मूव एंड कम टू आवर अर्थ सरफेस। सो इट बेसिकली सील्ड्स अस और प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तीसरा होता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द मेटियोर्स, क्योंकि जो मेटियोर्स आते हैं वो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे जल करके वहीं पे एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेटियोर्स स्ट्राइकिंग द अर्थ। चौथा होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में फिर ऑरोरास होते हैं। ऑरोरास में ऑलरेडी डील कर चुका हूँ। शाइनिंग लाइट इन द नाइट टाइम सीन इन द हायर लैटिट्यूड इन द पोलर एरियाज, उनको ऑरोरास कहते हैं। नदर्न साइड में होता है तो उसको कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि अंटार्कटिका के आसपास होता है तो उसको कहते हैं ऑरोरा एस्ट्रोलोसिस। फिर थर्मोस्फेयर में ही सारे के सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। ज़्यादातर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है कर्मल लाइन, जिसके बाहर के एरियाज़ को माना जाता है कि इट इज़ द आउट स्पेस। उसके अंदर का एरिया बोला जाता है एटमॉस्फेयर। 100 किलोमीटर कर्मल लाइन के बाहर का एरिया बोला जाता है स्पेस। और उसके बाहर होता है फिर एक्सोस्फेयर, जहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़त्म होने लगता है, गैसें जो हैं काफ़ी रेयर होने लगती हैं। अगर बात की जाए, ये आर्टिकल जो है इट इज़ मेनली अबाउट दिस स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है उसको बेसिस पे ये आर्टिकल है। अगर ओजोन लेयर की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 10 to 15 किलोमीटर थिक। ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए कि किस जगह पे ओजोन लेयर कितना डीप है या कितना उसकी डेप्थ है या थिकनेस है, उसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है डॉप्सन यूनिट। ओजोन लेयर बनता कैसे है तो वो भी ज़रा समझ लीजिए। सन है, सन से जो एनर्जी आती है उस सन एनर्जी के कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कभी कभार टूट जाते हैं 2 फ्री रेडिकल ऑक्सीजन्स में, और ये फिर फ्री रेडिकल ऑक्सीजन जाकर के किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर ये ओजोन बना देता है। ओजोन में आपको पता है 3 ऑक्सीजन होते हैं, रेडिकल ऑक्सीजन होते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है O3 और इस तरह से ओजोन लेयर बनता है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग टू द अर्थ सरफेस। बट ये ओजोन लेयर में कुछ जगहों पे होल्स हो रहे हैं एंड दैट होल्स occurring on the ozone layer might be very detrimental or harmful for us। खासकर ये जो होल है वो अंटार्कटिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, which might become very dangerous for us if it grows further। ये होल्स हो क्यों रहे हैं वो भी ज़रा समझते हैं। ये डेप्थ धीरे धीरे कम हो रही है। अगर ये मान लीजिए इतनी डेप्थ थी तो धीरे धीरे ओजोन की डेप्थ या विड्थ या थिकनेस कम हो रही है, उसे कहा जाता है ओजोन होल। क्यों ओजोन होल हो रहे हैं वो भी ज़रा समझिए। तो ओजोन होल हो रहे हैं बिकॉज वी आर रिलीजिंग मैनी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। हम अर्थ के ऊपर बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज रिलीज कर रहे हैं जो जा कर के ओजोन को खा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
और ओजोन जब कम होगा, ओजोन होल जब बनता जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, बिकॉज एज ए सेड जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं दे विल डायरेक्टली कम टू अस, एंड इफ दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्टली फॉल ऑन आवर स्किन, सो लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन आवर स्किन माइट कॉज स्किन कैंसर और अदर फॉर्म्स ऑफ बॉडीली डिफॉर्मेशंस। तो इस कारण से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर जो रोक रहा है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओजोन लेयर एक तरह का आप समझिए लेयर है, एक तरह का सील्ड है, और उसको बने रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्किन कैंसर और बाकी अलग अलग तरह के कैंसर्स के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन की गई जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1987, जिसमें फिर ये कमिटमेंट किया गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, शॉर्ट में कहते हैं ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, धीरे धीरे इनको ख़त्म कर दिया जाए इनके इस्तेमाल को। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं दे आर मेनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। जो घरों में हम एसी इस्तेमाल करते हैं या फ्रिजेज इस्तेमाल करते हैं उनमें ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सीएफसी या एचसीएफसी इस्तेमाल हुआ करते थे, और इस कारण से हमारे जो ओजोन लेयर था उसके अंदर होल बनता जा रहा था। आप देखिए इस इमेज की मदद से आपको डिपिक्ट किया जा रहा है कि कैसे ओजोन लेयर के अंदर खासकर अंटार्कटिका के ओजोन लेयर के अंदर होल बनता जा रहा था। ये जो रेड कलर है दैट रिप्रेजेंट्स होल, ठीक है। और धीरे धीरे जब हमने ये किगाली एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कर दिया 1987 में, उसके बाद से ये ओजोन लेयर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर गया, रेड से धीरे धीरे ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज ब्रॉट इन 1987, जिसमें हमने फैसला लिया ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं सीएफसी और एचसीएफसी जो हम अपने फ्रिज में या फिर एसी में इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब ना इनका इस्तेमाल करेंगे ना ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, ना ही जाकर के ऊपर ओजोन को डिस्ट्रॉय करेगा, और ना ही ओजोन लेयर बनेगा अंटार्कटिका में। लेकिन अब चैलेंज क्या है, दिक्कत क्या हुई इस कारण से? देखिए हमने क्या किया, सीएफसी और एचसीएफसी का इस्तेमाल बंद कर दिया। इनफैक्ट सीएफसी को तो हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, एचसीएफसी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करने का प्लान है। तो सीएफसी को पूरी तरह से हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया एसी में और फ्रिज में। एचसीएफसी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो रहा है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, लेकिन उसको भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने फैसला लिया कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि सीएफसी एचसीएफसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव में हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एचएफसी का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। इस एचएफसी का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन प्लेस ऑफ सीएफसी एंड एचसीएफसी। जो फ्रिज में या एसी में इनका इस्तेमाल हमने बंद कर दिया आफ्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड वी स्टार्टेड टू यूज एचएफसी। अब एचएफसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ बिनाइन टू ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर को कोई खतरा नहीं पहुंचाता है। ये एचएफसी ये ओजोन लेयर को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाता, लेकिन इट इज़ अ वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। तो मतलब ओजोन को कुछ नहीं करता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से CO2, हम इतना CO2 बोलते रहते हैं ग्रीन हाउस गैस है। CO2 से मीथेन लगभग 42 to 70 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है एज ए ग्रीन हाउस गैस। और अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की जाए तो ये लगभग 460 से 9000 टाइम्स मोर पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। मतलब 1 किलोग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िए या 1 किलोग्राम आप HFC छोड़िए, वो 1 किलोग्राम HFC जो है वो 9000 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है एज कम्पेयर टू 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है। और आप सोचिए हमने CFC और HCFC के इस्तेमाल के जगह पे हमने HFC इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आफ्टर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि भाई हमें ओजोन डिप्लीशन नहीं करना है, तो हमने HCFC बंद कर दिया, CFC बंद कर दिया कि ओजोन डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, और उसके बदले में HFC का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और HFC ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग करने लगा, उसकी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब CO2 से 9000 गुना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस कारण से हाल फिलहाल में फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लाया गया अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट को नाम दिया गया है किगाली अमेंडमेंट ला करके ये फैसला लिया गया कि HFC का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिकॉज HFC वैसे तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता, इट डज नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर, बट इट इज़ ए मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस, ग्रीन हाउस गैस। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट
चेंजेज, उस अमेंडमेंट का नाम किगाली अमेंडमेंट दैट वाज ब्रॉट इन 2016, जिसमें फैसला लिया गया कि HFC का इस्तेमाल 80 to 85% तक कम कर दिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग टाइमलाइन लिया गया। फॉर एग्जांपल इंडिया ने कहा कि हम लोग 80 to 85% HFC का इस्तेमाल कम करेंगे बाय 2047, तो 2047 तक हम कर पाएंगे जी, इससे पहले नहीं कर पाएंगे, इंडिया ने ये कहा। सब कंट्री अपना अपना देखो नेगोशिएट कर रहे थे, तो इंडिया ने कहा हम उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा देश ग्रो कर रहा है और हमें अभी रेफ्रिजरेशन की, AC की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बनानी है। तो हम तो ये देखो HFC को इतना जल्दी तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, 80 to 85% इसका यूजेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो महंगा है। HFC का जो बाकी सारा ऑल्टरनेटिव है वो महंगा है, तो हम 2047 से पहले नहीं कर पाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कमिटमेंट किया कि हम 2036 तक कर देंगे, जबकि चाइना ने कमिटमेंट किया कि हम 2045 तक कर देंगे, 80 to 85% यूज ऑफ HFC को कम कर देंगे। करंट न्यूज़ क्या है जिसके बेसिस पे आर्टिकल है? देखिए, ये एग्रीमेंट तो 2016 में ही ला दिया गया था, किगाली अमेंडमेंट तो 2016 में ही ला दिया गया था। कंट्रीज़ ने उसको साइन भी कर दिया था कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि कोई भी कानून, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन अप्लाई होने के लिए 2 स्टेप्स पूरे होने चाहिए। पहले तो कंट्रीज उसको साइन करने चाहिए कि हाँ ठीक है हम इसको मानते हैं, और फिर अपने देश में आकर के कंट्रीज उसको रेटिफाई करने चाहिए। रेटिफाई करने के लिए जनरली पार्लियामेंट उस देश की अप्रूव करती है कि हाँ ठीक है आपके हिसाब से या कन्वेंशन ठीक है, हमारे हिसाब से इसको अब अप्लाई किया जाए। तो 2 स्टेप होते हैं किसी भी इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला स्टेप होता है साइन करना, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव होता है वह जा करके अग्रीमेंट साइन करके आ जाता है, लेकिन सिर्फ साइन करने से वो अग्रीमेंट इंप्लीमेंट नहीं होता, फिर उसको आकर के पार्लियामेंट से अप्रूव कराना, तो इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। तो मुद्दा यह है, करंट न्यूज़ ये है कि हमने इंटरनेशनल अग्रीमेंट किगाली अमेंडमेंट 2016 में ही साइन कर दिया था, जहां हमने कहा था कि हाँ ठीक है 2047 तक हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो यूज है 80 to 85% कम कर देंगे। लेकिन अब जाकर के हाल फिलहाल में डे बिफोर येस्टरडे, इस बुधवार को हमारी सरकार ने फिर इसको रेटिफाई किया। तो रिसेंटली इंडिया हैज़ रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट टू 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उससे कुछ दिनों ही पहले, हार्डली 1-1.5 महीने पहले ही US और चाइना ने इस किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया था। तो सब साइन सबने कर दिया था 2016 में ही, लेकिन रेटिफाई सबने हाल फिलहाल में किया है। चलिए, इस टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट पंजशीर वैली ऑफ अफगानिस्तान एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें अफगानिस्तान की थोड़ी डेमोग्राफी समझनी होगी कि वहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते हैं, किस अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो देखिए, ये जो एरिया हमने दिखा रखा है, ये एरियाज़ में रहते हैं पश्तून्स, और पश्तून्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान बिलोंग्स टू पश्तून्स। उसके अलावा फिर उज्बेक्स रहते हैं, तजीक्स रहते हैं, कजाक्स रहते हैं, सब नदन साइड में रहते हैं ज़्यादातर, और कुछ हजाराज रहते हैं। तो ये सब है माइनॉरिटीज़ में। अगर अकेला पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो पश्तून्स आर 60%, बाकी उज्बेक्स, तजीक्स, कजाक्स, हजाराज ये सब रिमेनिंग पॉपुलेशन है। सब लोग इस्लाम को ही मानते हैं, इस्लाम रिलीजन को ही मानते हैं, लेकिन इनकी अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पश्तून की आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर दैन उज्बेक और पश्तून की आइडेंटिटी, क्योंकि दे ऑल आर फॉलोइंग सेम रिलीजन बट देयर ट्राइबल आइडेंटिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पश्तून्स मेनली डोमिनेट अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ देयर लार्जर पॉपुलेशन। अब कोल्ड वॉर का इक्वेशन तो आपको पता ही है, मैंने कुछ दिनों पहले जब द डे बिफोर येस्टरडे ये इशू डिस्कस किया था, अफगानिस्तान का इशू तो भी कराया था, पहले भी कई दफ़ा करा चुका हूँ कि 1979 में USSR ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को। तो USSR के इन्वेजन को फिर काउंटर करने के लिए US ने फिर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की मदद से यहाँ के जो लोकल फाइटर्स थे उनको हथियार सप्लाई किए, पैसे सप्लाई किए, ताकि वो यहाँ पे USSR के जो कंट्रोल है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। अब ये जो, अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये जो US ने पैसा सप्लाई किया और जो आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किए, ये पश्तून्स को सप्लाई किए। ज़्यादातर ये जो मुजाहिदीन फाइटर्स थे, इंसर्जेंट फाइटर्स थे मुजाहिदीन्स, ये पश्तून्स थे, क्योंकि ये जो USSR की सरकार यहाँ पे इंटर हुई थी, USSR की जो आर्मी यहाँ पे इंटर हुई थी, उनको सपोर्ट मिल रहा था इनका, उज्बेक्स का, तजीक्स का, कजाक्स का, हजारास का। तो ये तजाक्स, हजारास, तजीक्स और ये सब सपोर्ट कर रहे थे USSR ब्लॉक को।
और ये सब यूएसएसआर की आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर पश्तून्स इससे थोड़े से दुखी थे और इसी का फ़ायदा उठाया यूएस ने इन पश्तून्स को आर्म्स, एम्यूनेशंस और फंडिंग देने शुरू की थ्रू पाकिस्तान। तो दिस यूएसएसआर ब्लॉक was getting support from Uzbeks, Tajiks, Kazakh, Hazaras, and that is why Mujahideens were mostly who were Pashtuns. Some of the इनको सपोर्ट करना शुरू किया यूएस ने, इनको फंडिंग, आर्म्स, एम्यूनेशन सप्लाई करना शुरू किया। एक बार जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएस चला गया, यूएसएसआर से फंडिंग आनी ख़त्म हो गई, तो इन्हीं में से कुछ पश्तून्स, इन्हीं के जो पश्तून्स जिनको यूएस ने फंडिंग दी थी, पैसा दिया था, आर्म्स दिया था, जिनको मुजाहिदीन्स कहा जा रहा था, इन्हीं के कुछ पश्तूनों को पाकिस्तान ने धर्म का उल्टा सीधा पाठ सिखाया। ठीक है, पहले ये अपने ट्राइब के लिए लड़ रहे थे, पश्तून ट्राइब के लिए लड़ रहे थे, अगेंस्ट तजीक्स, अगेंस्ट उज्बेक्स, लेकिन इनको पाकिस्तान ने उल्टी पट्टी पढ़ाई। पाकिस्तान को लगा कि अब तो यूएस का काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इनको ट्रेनिंग दी थी इन मुजाहिदीन्स को, इनको आर्म्स एम्यूनेशंस पाकिस्तान के ही थ्रू तो आया था, आईएसआई के थ्रू और पाकिस्तान आर्मी के थ्रू। पाकिस्तान ने सोचा कि इनका क्या यूज़ किया जाए, तो पाकिस्तान इनको धर्म का उल्टा सीधा पाठ पढ़ाना शुरू किया, रेडिकल इस्लामिज़म के पाठ पढ़ाने शुरू किए, हमारा धर्म, हमारा ऐसा वैसा। और पाकिस्तान ने इन पश्तून्स मुजाहिदीन्स को इंडिया के खिलाफ भड़काना शुरू किया, और इनमें के कुछ पश्तून्स या मुजाहिदीन्स तालिबान में कन्वर्ट हो गए, जो रेडिकल इस्लाम को मानने लगे। तो मुद्दा यह है कि ये मुजाहिदीन्स पहले तो अपने ट्राइब के लिए लड़ रहे थे, पश्तून ट्राइब के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएस का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, यूएसएसआर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तब पाकिस्तान ने इनमें के कुछ मुजाहिदीन्स को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया एज रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप। उनको बताना शुरू किया कि तुम्हारा मेन दुश्मन इंडिया है, और फिर इनको इंडिया की तरफ इनको डायरेक्ट करना शुरू किया टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इस तरीके से फिर खेल बदल गया। अब जरा समझते हैं पंजशीर वैली के बारे में। तो पंजशीर वैली हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे है कहीं पे पंजशीर वैली, पंजशीर मतलब 5 लॉयंस, इनके अपने लीडर्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, 5 उनके नाम के आते ये पड़ा है, 5 लाइनों का वैली, पंजशीर वैली। ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इट इज़ द लास्ट एरिया ऑफ अफगानिस्तान स्टैंडिंग अगेंस्ट तालिबान। तालिबान का बाकी सारे एरियाज़ पे कंट्रोल हो चुका है, खाली एक पंजशीर वैली ऐसा है अफ़गानिस्तान का जहाँ पे अभी तालिबान ने कंट्रोल नहीं किया है। और ये जो पंजशीर वैली है, इट बिलोंग्स टू तजीक्स। ये जो तजीक्स ट्राइब्स हैं उनको बिलोंग करता है ये पंजशीर वैली। और पंजशीर वैली क्यों तालिबान कंट्रोल नहीं कर पाया है? सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन पंजशीर वैली को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाया? तो उसके पीछे कुछ नेचुरल फैक्टर्स कारण है। चारों तरफ से वैली है, और इस कारण से ये जो पंजशीर वैली इट एक्ट्स लाइक ए नेचुरल फोर्ट, जिस कारण से तालिबान यहाँ पे कब्जा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कौन है? तजीक्स हैं। अब पंजशीर वैली क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि तजीक्स अभी भी ये एरिया कम से कम तालिबान के हवाले नहीं गया है। तो अगर दुनिया की सरकारें ये फैसला करती हैं कि हमें तालिबान को हटाना है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट तालिबान, तो पंजशीर वैली इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड जीरो, जहाँ से एंटी तालिबान ड्राइव शुरू हो सकता है। यहाँ पे अगर सरकारें फैसला करती हैं, अभी तो सरकार फैसला ही नहीं कर पा रही है, यूएनएससी में कोई कंक्लूसिव डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर ये फैसला होता है कि नहीं हमें तालिबान को हटाना है, तो पंजशीर वैली जहाँ पे तजीक्स हैं वहाँ से फिर एंटी तालिबान मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए पंजशीर वैली न्यूज़ में है। अब अगर पंजशीर वैली की बात चलिए तो अमरुल्ला सैलेह की भी बात समझ लेते हैं। आई होप आपको ये रिलेशन समझ आ रहा है। मैंने पहले का पूरा हिस्ट्री इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए कि ये जो पश्तून्स हैं, इन्हीं में से कुछ पश्तून्स बन गए हैं तालिबान, और यही तालिबानी अब लोकल पश्तून्स को भी पीटते हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम, तजीक्स को भी पीटते हैं, उज्बेक्स को भी पीटते हैं, लेकिन ये बाकी पश्तून्स को कम हैरास करते हैं, ये तजीक्स को, उज्बेक्स को, हजारास को ज़्यादा परेशान करते हैं ये तालिबानी। और तालिबानी के खिलाफ अभी इकलौता ऐसा एरिया जो अभी तक बचा हुआ है, खड़ा है, वो है पंजशीर वैली, जो तजीक्स को बिलोंग करता है। और तजीक्स के एक लीडर हैं, मौजूदा लीडर अमरुल्ला सालेह, जो पिछली अशरफ घनी जो प्रेसिडेंट थे, जो छोड़ के भाग गए अफ़गानिस्तान को, अशरफ घनी की सरकार के टाइम में ये वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्ला सालेह। एंड अमरुल्ला सालेह बिलोंग्स टू दिस तजीक ग्रुप, और अभी ये यहीं पे हैं, पंजशीर वैली में हैं अमरुल्ला सालेह, ये तजीक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और ये अशरफ घनी की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने हाल फिलहाल में दावा किया है, ट्विटर पे ट्वीट करके इन्होंने बताया है कि अशरफ घनी तो अब चूँकि भाग चुके हैं, तो अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
जो केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं वो ये खुद हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट थे और अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ना हो तो केयर टेकर प्रेसिडेंट होंगे द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। तो अमरुल्ला साले क्लेम्स कि आई एम द लेजिटिमेट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान। और अमरुल्ला साले पंजशीर वैली में बैठे बैठे ये सारे क्लेम कर रहे हैं। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एक तरफ हो गए अमरुल्ला साले जो अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बता रहे हैं, जो तजीक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दूसरे तरफ हो गए ये तालिबानीज, उनके दो मेन लीडर हैं ये लोग, हबतुल्ला अखुंदाजादा और अब्दुल घनी बरादर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब्दुल घनी बरादर, शायद से यही प्रेसिडेंट बनेगा अगर तालिबान का कंट्रोल वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है तो एक तरफ ये तालिबान है, एक तरफ अमरुल्ला साले हैं। दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम लेजिटिमेट सरकार हैं। देखना यह है कि दुनिया किसको सपोर्ट करती है। दुनिया मतलब यूएनएससी, मेन वही है कि यूएनएससी में किसको सपोर्ट मिलता है, किसको वो लोग लेजिटिमेट मानते हैं। अगर तालिबान को मान लेते हैं तब तो बात ही ख़त्म। अगर अमरुल्ला साले को मानते हैं तो फिर होगी लड़ाई, शुरू होगी लड़ाई। यूएन फोर्सेस जा सकते हैं पंजशीर वैली से, फिर एंटी तालिबान मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि जो यूएनएससी के अंदर जो 5 में से 2 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना और रसिया, वो ऑलरेडी अपना सपोर्ट दिखा चुके हैं तालिबान के लिए। पाकिस्तान तो सपोर्ट दिखा ही रहा है। पाकिस्तान तो क्या, ये पाकिस्तानी तो बॉस है इन तालिबानियों का, उसी की मदद से तो आए हैं। सिर्फ ड्रामा करता है कि हम टेररिज्म से परेशान हैं। तो पाकिस्तान तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन चाइना और रसिया ने भी सीधा सीधा सपोर्ट किया है कि हम तालिबान को मौका देना चाहते हैं। तो इस कारण से यूएनएससी में कोई फैसला इनके खिलाफ होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अमरुल्ला साले क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन अमरुल्ला साले को लगता नहीं है कि दुनिया कोई बचाने आएगी और इनको कोई सपोर्ट करने आएगी और अफ़गानी लोगों को, वहाँ की खासकर औरतों को, बच्चों को कोई बचाने आएगा। सबकी हालत ख़राब है, ऐसा नहीं है तालिबानी किसी के सगे नहीं हैं, लेकिन तजीक्स की, उज़्बेक्स की, हजारास की हालत ज़्यादा ख़राब है, खासकर उनके वीमेन की। पश्तून्स के अंदर भी उनके वीमेन की हालत ज़्यादा ख़राब है। तालिबान इस बार और ज़्यादा समझदार होकर के आया है। उसको पता है कि हमें अपना चेहरा जो है वो लिबरल दिखाना है, तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा है, सीख के आया है कि हाँ वीमेन को राइट्स मिलेंगे, ये वो सब कुछ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद से अभी भी वही पुरानी है, वीमेन की एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, लोगों के राइट्स नहीं। तभी तो लोग भाग रहे हैं इतनी बेचैनी से, फ्लाइट से गिर रहे हैं फिर भी भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हरासमेंट तो हो ही रहे हैं लोगों का। The next article is taken from Assam segment. It is about Wanchua festival of Tiwa tribes. This topic is important from our syllabus, paper 6 Assam issues point of view. Wanchua festival. It is one of the most important festival of Tiwa tribal community living in the hills areas of Assam. And since they have very strong relation with agriculture, क्योंकि agrarian community है Tiwa community, इसीलिए Wanchua इनका सबसे important festival है, because Wanchua festival belongs to their agriculture, agrarian culture. Tiwas pray for bountiful harvest as well as protection of their pest and natural calamities, protection of their animals from pest and natural calamities. उसके अलावा pigs is their staple part of their diet and that is why pigs के skulls या bones को ये लोग preserve करके रखते हैं for many generations as their deities. तीवा ट्राइब्स के लोग, तीवा ट्राइब्स, ये तो हो गए उनके फेस्टिवल, वांगचुआ फेस्टिवल के बारे में, जिसमें वो लोग पिग्स के स्कल्स या बोन्स की पूजा करते हैं। उसके अलावा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो बेहतर हार्वेस्ट के लिए वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। उसके अलावा तीवा ट्राइब्स की अगर बात की जाए ओवरऑल, तो तीवा ट्राइब्स मेनली आसाम में और मेघालय में मिलते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी मिल सकते हैं। आसाम के अंदर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। आसाम के अंदर दे आर ऑल्सो नोन एज लालूंग्स। और तीवाज़ के अंदर एक खासियत आपको ये देखने को मिलेगी कि जो हिल वाले तीवाज़ हैं और जो प्लेन वाले तीवाज़ हैं, उनके में अंदर काफ़ी कल्चरल डिफरेंस मिलेगा। एंड एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो तीवाज़ मोस्टली प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको झूम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जिसमें ये लोग अलग अलग एरियाज़ में मूव करते हैं, वहाँ की जंगलों को काटते हैं या तो आग लगाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ दिन खेती करते हैं, 5 से 7 साल, जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर कहीं और जा कर के जंगलों की सफाई करते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट राइस फूड फोर्टिफिकेशन। रेगुलर मिल्ड राइस इज लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सर्व्स प्राइमरली एज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्टिफाइड राइस कंटेनिंग विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 12, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक। फोर्टिफाइड राइस हेल्प्स इन टैकलिंग हिडन हंगर। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So regular rice is low in macronutrients and serve the level of primary source of carbohydrate only. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल. मैं फाइनल PDF में इसको ठीक कर दूंगा.
Which of the following statements are true about geosynchronous satellite? Sir, it has a time period of 24 hours. Absolutely correct, क्योंकि जिस तरह से अर्थ घूमता है वैसे ये भी घूमते हैं. But it is stationary over a particular point. It is not correct, क्योंकि geostationary satellite is stationary over a particular point, but geosynchronous satellite is over a particular region but not over a particular point. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.